मॉर्निंग। आज हम ये वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होगा? या तो हम क्या कहेंगे कि आज गुड्स ले लो या फिर फ्यूचर डेट पे गुड्स ले लो, और दूसरा क्या होगा, या तो आज अपफ्रंट पेमेंट हो जाएगी या पेमेंट विल बी डन ऑन द फ्यूचर डेट। तो पढ़ो, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल द गुड्स एट अ प्राइस। सबसे पहले वो क्या देगा, दुकानदार एक ऑफर देगा, देन आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज शिफ्टेड। देन देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, या तो इमीडिएटली आपको गुड्स मिल जाएंगे, राइट। और देयर मे बी एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, मतलब इमीडिएटली आप उसको क्या कर दोगे, पे कर दोगे, बट इट मे एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी डन एट सम फ्यूचर डेट। कई बार आप अपफ्रंट पेमेंट कराते हो, डिलीवरी आपको कब मिलती है, ऑन अ फ्यूचर डेट। देन देयर मे बी एन इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। अभी आपको क्या दे दी जाएगी, डिलीवरी, और साथ में आप क्या कर दोगे, पेमेंट। या फिर पेमेंट पहले कर दी और डिलीवरी कब मिली, फ्यूचर डेट पे। और इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर मेड इन द इंस्टॉलमेंट्स। देन इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट आर बोथ आर मेड ऑन सम फ्यूचर डेट। या तो डिलीवरी एंड पेमेंट दोनों ही कब जाएंगी, फ्यूचर पे। ऐसे हो सकता है डिलीवरी क्या हो जाए, टुडे, एंड पेमेंट कब हो जाए, ऑन अ फ्यूचर डेट, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। या फिर डिलीवरी और पेमेंट बोथ विल बी इफेक्टिव इमीडिएटली, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझ आ गया, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये सारे सर्कमस्टांसेस वी कैन हैव। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब सबसे पहले हमने कौन से पढ़े थे, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं, जो आज अवेलेबल है उस शॉपकीपर के पास, और फ्यूचर गुड्स जो हम अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनवाते हैं। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर मे बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट। कंटिंजेंट कौन से होते हैं, दैट आर डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। So existing goods can be acquired, owned or possessed immediately. Future goods on a future date, and contingent goods depend upon the contingency which may or may not happen. Then perishable goods कौन से होते हैं, goods perishing before making of the contract. अब ये दो पॉइंट्स को हमें इकट्ठे पढ़ना है, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8। ये क्या कहता है कि गुड्स आर पेरिशिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पे गुड्स आर पेरिशिंग बिफोर द सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, सपोज करो ए ने बी के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट टू सेल राइस, ठीक है, ऑन 11th मई। तो 11th मई को क्या हुआ, तो बी किसके पास गया होगा, ए के पास, कि मेरे को तो क्या दे दे, राइस दे दे, कितने, 10 kg के। अब कॉन्ट्रैक्ट तो इसने कर लिया, बट ए को और बी को दोनों को ही नहीं ये पता था कि ए के पास जो राइस अभी पड़े हैं गोडाउन में, वो क्या हो चुके हैं, हैव बीन पेरिश, या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या उसमें क्या आ गए हैं, इंसेक्ट्स आ गए। तो अब क्या वो राइस ईटेबल है, नहीं। तो ए को तो ये नहीं पता था और बी को भी ये नहीं पता था, बट उन्होंने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉर सप्लाई ऑफ राइस। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं। तो यही हमारा कौन सा बताएगा, सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। अब क्या सेलर को इसके बारे में पता था, नहीं। एट द टाइम, किस टाइम पे, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हैव बीन पेरिश्ड और डैमेज, और दे आर नो लॉन्गर आंसर टू द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। नो लॉन्गर आंसर मतलब बी ने क्या कहा था, आई वॉन्ट, उसने डिस्क्रिप्शन दी, आई वॉन्ट बेस्ट क्वालिटी राइस। तो क्या उसके पास बेस्ट क्वालिटी राइस है ए के पास इमीडिएटली डिलीवर करने के लिए, नहीं। क्यों, क्योंकि उसके जो राइस है उसमें क्या आ चुके हैं, इंसेक्ट्स, सो इट कांट बी डिलीवर्ड। देन गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल, कि ए डिलीवरी कब देगा, ऑन अ फ्यूचर डेट। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ, ए एंड बी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया
टू सप्लाई राइस ऑन 10th जून। अभी 10th जून तो नहीं आई, अभी ए के पास जो गोडाउन में राइस पड़े हैं दैट आर ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, तो गुड क्वालिटी के उसके पास राइस पड़े हैं, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल ऑन 10th जून, दैट इज ऑन द फ्यूचर डेट। तो अब एग्रीमेंट हो गया, क्वालिटी ऑफ राइस भी अभी गुड है, तो एग्रीमेंट टू सेल क्या है, ओके है। बट 9th जून को क्या होता है कि उसके राइस क्या हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, यहाँ पेरिश हो जाते हैं, यहाँ सपोज करो उसके गोडाउन में आग लग जाती है। तो अब क्या हो गया, उसके राइस क्या हो गए, खराब हो गए। तो क्या वो 10 जून को सप्लाई कर पाएगा, नहीं, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। तो ये सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, बिफोर द सेल, सेल कब होनी है 10 को, एग्रीमेंट टू सेल कब बन गया, आज कौन सी डेट है हमारी 27, तो 27 मई को क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल। 9th जून को क्या हुआ, वहां पे क्या हो गई, फायर हो गई। तो 10th जून को जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, is avoided or become void. It is an agreement to sell the specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or the buyer have been perished or damaged and they are no longer the answer to the description before the risk passes to the buyer. रिस्क पास हमने याद है, हमने पढ़ा था डिफरेंस, एग्रीमेंट टू सेल में क्या रिस्क पास होता है बायर को, नहीं, एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क किसके पास रहता है, विद द सेलर। तो अभी रिस्क हैज नॉट बीन पास्ड एंड द एग्रीमेंट इज वॉइडेड और हैज बिकम वॉइड। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट आ गया पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक, destruction of the goods will amount to supervening impossibility and the contract will become void. फ्यूचर गुड्स के केस में भी अभी गुड्स किसके पास नहीं है, सेलर के पास, अभी रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ, तो अगर वो भी पेरिश हो जाएंगे तो क्या होगा, एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड। राइट, एक बारी रीड कर लो। नेक्स्ट टॉपिक इज असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। अब प्राइस का क्या मतलब होता है कि जो गुड्स आपको सेल हुए उसकी क्या होगी, प्राइस क्या होगी। देन व्हाट विल बी द प्राइस, विल बी फिक्स्ड, प्राइस हमेशा कौन फिक्स करता है, उसका सेलर, और बायर उसके ऊपर क्या करता है, नेगोशिएट। अब ये सेक्शन हमें बताता है, सेक्शन नंबर 9, दैट इज द प्राइस मींस द मॉनेटरी कंसीडरेशन दैट इज पेड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। इट कैन बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या तो जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा विद इन द बिजनेसमैन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में अंदर लिखा होगा कि ये गुड्स शुड बी सोल्ड एट दिस मच क्वांटिटी एट दिस मच रेट ऑफ दिस मच क्वालिटी, और इट कैन बी एग्रीड इन अ फिक्स्ड मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि एज पर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती रहेगी वैसे वैसे हम अमाउंट फिक्स करते रहेंगे। इन दैट केस इट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द वैल्यूअर और इट कैन बी डिटर्मिन्ड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। तो प्राइस को कैसे फिक्स किया जा सकता है, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट में पहले दिन लिख दें, या फिर हम एक सूटेबल बेसिस ले लें, या एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर ले जो इसका प्राइस कैलकुलेट करके देगा। देन एग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय द थर्ड पार्टी। कई बार क्या होता है, सेलर और बायर दोनों ही उस गुड्स का प्राइस नहीं निकाल पाते, तो उस केस में कौन आता है, वैल्यूअर। थर्ड पार्टी वैल्यूअर्स होते हैं, वो आके क्या बताएंगे कि इसका राइट प्राइस क्या होना चाहिए। सो इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी। प्रॉपर्टी के केस में भी जनरली होता है, कई बार कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनके केस में यू कांट डिटरमिन द प्राइस, जैसे पिक्चर्स है, बहुत पुरानी पिक्चर्स है, एंटीक पिक्चर्स है, एंटीक नोट्स है, उस केस में वी हैव थर्ड पार्टी वैल्यूअर्स। He either does not or cannot make such valuation। अच्छा, अगर वो वैल्यूएशन ना बता पाए, बायर और सेलर ने क्या डिसाइड किया, कौन वैल्यू बताएगा, वैल्यूअर बताएगा, तो अगर वो ही ना बता पाए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void if he either does not or cannot make such valuation। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void। इन केस, अच्छा, अगर थर्ड पार्टी को बायर और सेलर ने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया फ्रॉम टेलिंग द प्राइस, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं। इन केस द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय ईदर बायर और सेलर फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस, द पार्टी एट फॉल्ट विल बी लायबल टू डैमेजेस एंड द अदर पार्टी नॉट एट फॉल्ट। ऑब्वियस ही बात है, अगर बायर क्या चाहेगा, ज्यादातर वो वैल्यूअर या थर्ड पर्सन से क्या चाहेगा कि वो वैल्यू क्या दे, कम से कम,
और सेलर क्या जाएगा, वैल्यू दे ज्यादा से ज्यादा। तो अगर एक दोनों में से कोई भी इस चीज में इंटरवीन करता है तो क्या हो जाएगा, दूसरे को डैमेजेस पे करने के लिए ही वुड बी लाइक। देन however the buyer who has received and appropriately used the goods must pay a reasonable price। इसका क्या मतलब है कि अगर ड्यूरिंग दैट टाइम जब वैल्यूअर अपनी वैल्यू बता रहा था, सेलर ने कहा कोई बात नहीं, यू यूज द गुड्स टिल द टाइम द वैल्यूअर गिव्स द वैल्यू, तो जितने टाइम तक उसने गुड्स को यूज किया उसके लिए उसको पैसा पे करना पड़ेगा। इफ इन फ्यूचर वैल्यूअर प्राइस ही नहीं बता पा रहा या फिर हमारा एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया, तो रीजनेबल जो भी एप्रोप्रिएट पे करना होगा ड्यूरिंग द यूसेज हैज टू बी पेड बाय द बायर टू द सेलर। डन। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 हैज बीन ओवर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 इज अबाउट कंडीशंस एंड वारंटीज। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिपुलेशंस एज टू टाइम। अच्छा, स्टिपुलेशन का क्या मतलब होता है? Stipulation means the terms and conditions which are entered into a contract। सिंपल मीनिंग समझ लो, स्टिपुलेशन का मतलब कोई भी टर्म और कंडीशन, उसका मतलब क्या है, स्टिपुलेशन। अब स्टिपुलेशन एज टू टाइम का क्या मतलब होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द टाइम, मतलब कितने टाइम में हमारे पास क्या आ जाने चाहिए, गुड्स आ जाने चाहिए। अच्छा, stipulation, the seller usually makes certain statements or representation about the quality, nature and price। क्यों बताता है ऐसी टर्म्स और कंडीशंस, क्यों लगाता है सेलर? अब हम भी आए थे, आप हमारे पास आए क्लासेस देने के लिए, तो हमने आपको क्या कहा था कि वी विल कंप्लीट द बैच टिल 15th जुलाई। तो हमने भी टाइम रखा। अच्छा, टाइम क्यों रखा? बिकॉज ऑफ यू, सो दैट यू बिलीव इन अस एंड यू टेक आवर बैच। तो सेलर यूजुअली क्या करता है, यूजुअली मेक सम स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन, किसके रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग, उसकी नेचर के रिगार्डिंग एंड प्राइस के रिगार्डिंग। किस कारण से करता है वो? टू इंड्यूस द इंटेंडिंग बायर टू परचेज द गुड्स। बेसिकली हम ऐसी असर्टेनमेंट्स या ऐसी रिप्रेजेंटेशन क्यों देते हैं, सो दैट यू बाय आवर बैच। तो हम क्या कहते हैं कि हमारी क्वालिटी इज सुप्रीम, वी विल कंप्लीट द बैच ऑन टाइम, आवर प्राइस इज द लोएस्ट। तो हम ये क्या देते हैं, स्टिपुलेशंस देते हैं, वी गिव सम सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड the intention is to induce you to buy the price or buy that class। then representation which form the part of the contract of the sale affects the contract is called the stipulation। तो वो representation जिसके कारण तुमने हमारा बैच खरीदा will be known as a stipulation। so representations which form the part of the contract of sale and affects the contract is known as the stipulation। तुमने हमारा बैच क्यों खरीदा? सपोज करो तुम्हें था कि मेरा अगर जल्दी खत्म हो जाए, बाकियों का क्या था, देवर कंप्लीटिंग टिल 15th अगस्त, वी विल कंप्लीट टिल 15 जुलाई। यू वर, मतलब जो मेजर पॉइंट ऑफ बाय आवर बैच वाज इट विल बी कंप्लीट एट अर्ली स्टेज। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम अर्ली स्टेज पे कंप्लीट नहीं करते तो क्या आपका राइट इफेक्ट हुआ? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 15 अगस्त को खत्म करते हैं तो योर राइट इज अफेक्टेड। तो उस केस में आप क्या चाहोगे कि तुम्हें क्या मिल जाए, कुछ डैमेजेस की रीपेमेंट हो, या फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब क्या कहता है, स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस इज नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल अनलेस अ डिफरेंट अटेंशन अपीयर्स, but delivery of goods must be made without the delay। stipulation as to time of delivery are usually the essence of the contract। अच्छा, मैंने ये पढ़ तो दिया, ठीक है, अब इसका मतलब आप 2 मिनट रीड करके देखो। अब यहां पे ना वो 2 चीजों की बात कर रहा है, देखो ध्यान से। स्टिपुलेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स एज रिगार्डिंग टू टाइम। one is stipulation regarding time of payment and other one is regarding the time of delivery। डिलीवरी कौन देता है? सेलर। टाइम ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या है कि गुड्स को किस टाइम तक डिलीवर्ड होना चाहिए एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। और टाइम ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि बायर कब तक पेमेंट कर देगा रिगार्डिंग द गुड्स दैट हैज बीन डिलीवर्ड। अब कौन सी स्टिपुलेशन आपके हिसाब से इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? टाइम ऑफ पेमेंट की एप्लीकेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ डिलीवरी की? डिलीवरी की। अब क्यों, एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम।
अब सपोज करो ए की मैरिज, A's marriage was on 10th मई, राइट। अब 10 मई 2026 को उसकी क्या थी, मैरिज। उसने क्या किया, 7 मई को एक स्वीट शॉप के साथ क्या किया कि आप मेरे को क्या पहुंचा दो, स्वीट्स फॉर मैरिज। तो मैरिज में उसने वहां पे क्या रखनी थी, स्वीट्स रखनी थी। अब वो स्वीट्स जो हैं वो उसके पास डिलीवर हुई, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि कब सप्लाई करेगा, ऑन 10th। बट जो शॉपकीपर है, बी जो शॉपकीपर था, उसने कब सप्लाई की, ऑन 11th मई। तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, एक क्या उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये कौन सी स्टिपुलेशन है, स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू टाइम ऑफ डिलीवरी। अब इसमें एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि एक रिटेल शॉप है ऑफ क्लोथ्स, तो उसने क्या ऑर्डर किया मैन्युफैक्चरर से कि मेरे को 25 दिसंबर को क्या होती है, क्रिसमस। तो क्रिसमस के लिए उसने सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस मंगवाई। वो कहता कि मेरे को सेंटा क्लॉसेस की ड्रेस आ जानी चाहिए ऑन 1 दिसंबर, सो दैट मैं 1 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक क्या कर लूं, क्रिसमस की ड्रेसेस की सेल। अब उसके पास क्रिसमस की जो ड्रेस है वो कब आती है, इट कम्स ऑन 25 दिसंबर। तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं। तो स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू टाइम कंप्लीट नहीं होती, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट पार्टी। अच्छा, अब कंडीशन एज रिगार्ड टू पेमेंट। अगर इसी एग्जांपल में अगर ए पे ना करे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, नहीं। पेमेंट अगर 1-2 दिन डिले हो भी जाए तो उससे क्या होगा, वो कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा अगर एज रिगार्ड टू टाइम। बट अगर ज्यादा डिले कर देगा तो वो क्या कर सकता है, उसको कोर्ट में स्यू कर सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट डजंट कैंसिल। जो गुड्स डिलीवर हो चुके हैं वो वापस नहीं, राइट। तो हमने यहां पे वही पढ़ा था, दैट इज इट वाज टॉकिंग अबाउट टू स्टिपुलेशंस। कौन सी, स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस इज नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट में हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देंगे तो दैट्स पॉसिबल, बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट एनी डिले। बट डिलीवरी ऑफ गुड्स में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्टिपुलेशन एज रिगार्डिंग टू डिलीवरी आर यूजुअली द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ आया कौन सी दो स्टिपुलेशंस के बारे में बात की, डन। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट वी हैव द कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है। कंडीशन क्या है, एक मेन पर्पस जिसके रिगार्डिंग आपने गुड्स खरीदे, जबकि वारंटी क्या है, एक कोलेट्रल। अगर आपकी वो चीज खराब होती है तो दैट इज कोलेट्रल, उसके लिए आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी कैंसिल नहीं होता। बट अगर कंडीशन के रिगार्डिंग अगर वो मैच नहीं करती देन द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कैंसिल और वॉइडेबल एट योर ऑप्शन। जैसे आपने एक कार मंगवाई, आपने कंडीशन रखी थी द कार शुड बी ऑफ रेड कलर। अगर उसने डिलीवरी के टाइम कार आपको ब्लू कलर की दी थी तो आपकी एज अ कंडीशन क्या थी, मेन कंडीशन क्या थी कि कार क्या होनी चाहिए, रेड कलर की। बट अब वो कार की डिलीवरी कौन सी दे रहा है, ब्लू कलर की कार। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, सपोज करो उसने आगे दी कि 2 साल की वारंटी है इसकी, 2 साल में खराब होगी तो ले आना, तो एक बारी तो कॉन्ट्रैक्ट आज हो जाएगा। अब 2 साल में अगर खराब होती है तो आप उसके पास जाओगे कि इसको ठीक करके दे। इन केस वो आपकी उस कार को ठीक नहीं करता तो क्या आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या वो कैंसिल होगा, नहीं। उसमें क्या होगा, वो आपको क्या पे कर देगा, डैमेजेस। तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट डजंट गेट कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ वारंटीज बट इट गेट्स कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ कंडीशंस, राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। किसी भी चीज में देखना हो कि ये कंडीशन है कि वारंटी है, बस ये सोचना क्या इसके पूरा ना होने से हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन होगी कि हमें डैमेजेस पे होंगे। अगर तुम्हें लगे यार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा डैमेजेस पे होंगे, इट्स अ वारंटी,
बट अगर तुम्हें लगे नहीं यार इसके ना सेटिस्फाई होने से कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज अ कंडीशन. सो व्हाट इज अ कंडीशन? अ कंडीशन क्या है? एक ऐसी स्टिपुलेशन दैट इज essential for the main purpose of the contract and the breach of which gives rise to the right to treat the contract as repudiated. Repudiated का क्या मतलब होता है? We can cancel out the contract. Then warranty. A warranty is a stipulation that is collateral. That is not the main but is a collateral to the condition. It is collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to the claim for damages, but not the right to reject the goods and treat the contract as repudiated. तो वारंटी के केस में आपको क्या मिलेगा? डैमेजेस, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती, बट यू कांट रिजेक्ट और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. देन वेदर इट इज अ कंडीशन और अ वारंटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाया गया है. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना है कि उस कंडीशन के या उस स्टिपुलेशन के सेटिस्फाई ना होने से वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसको क्या कह देंगे? कंडीशन. अगर उसके ना सेटिस्फाई होने से हमें डैमेजेस मिलेंगे तो हम उसको क्या कह देंगे? वारंटी. अ स्टिपुलेशन मे बी अ कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, अगर उसमें ये हम स्टिपुलेशन डाले कि इट इज अ वारंटी, बट हमने वर्ड वारंटी यूज किया, बट उसके ना पूरा होने से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, तब भी हम उसको क्या मानेंगे? कंडीशन. राइट? अब डिफरेंस पढ़ लो, जस्ट रीड इट वंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन एंड अ वारंटी? सबसे पहले मीनिंग में क्या है? अ कंडीशन is a stipulation essential to the main purpose of the contract, whereas a warranty is the stipulation that is collateral to the main purpose of the contract. Right? In case of breach, इसमें you can repudiate the contract, claim for damages or both. मतलब तुम repudiate भी कर सकते हो और damages भी ले सकते हो, but in this case you can only claim the damages. Conversion, क्या कंडीशन को हम वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? Yes. बट क्या वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है? द आंसर इज नो. डन. व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, तो हम कंडीशन को वारंटी कब मानेंगे? दीज आर द बिलो आर द केसेस जब हम क्या मान लेंगे? इट इज नॉट अ कंडीशन बट अ वारंटी. एक बार रीड करो, आई जस्ट कम बैक. अब हम कौन से केसेस को पढ़ेंगे जिसमें कंडीशन क्या बन जाएगी? वारंटी. अब कंडीशन वारंटी कब बनेगी? अगर सपोज करो जो बायर है वो अपना राइट को क्या कर दे? वेव कर दे. जैसे हमने क्या एग्जांपल ली थी कि उसने ऑर्डर कौन सी कार की थी? रेड कलर की कार, बट कार कौन सी आई? ब्लू कलर की. उसने क्या किया? आई एक्सेप्टेड, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप हम इस कंडीशन को क्या कर देते हैं? वेव आउट कर देते हैं. सो द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैंसल्ड. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? द बायर altogether waives the performance of the condition. इसमें हमारा परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन क्या थी? कि उसको कौन सी कार देनी है? ऑफ रेड कलर, बट अगेंस्ट कौन सी कार आई थी? ब्लू कलर की. बट बायर ने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, या फिर उसकी कंडीशन को क्या कर दिया? वेव कर दिया. अब पार्टी में बाय हिज ओन benefit waive a stipulation, it should be a voluntary waiver by the buyer. तो वॉलेंटरीली उसने कहा चलो छोड़ो, आपने कार बहुत अच्छी बनाई है, जो जो मैंने कहा था आपने वो किया, चलो कलर का डिफरेंस है, नो इश्यूज, आई एक्सेप्ट दैट. तो उसने क्या किया? वॉलेंटरी वेवर कर दिया. सो इस केस में क्या होगी? वो कंडीशन नहीं बनी, वो क्या हो गई? वारंटी हो गई. देन सेकंड क्या है? बायर कहता है, सपोज करो आपने शूज मंगवाए, शूज की जो क्वालिटी थी वो ओके थी, बट उसका डिजाइन वॉज 19-21 का हम फर्क कहते हैं ना, तो उतना ही फर्क था. तो आपने कहा आई एक्सेप्ट द शूज but you have to reduce the price. तो सेकंड केस क्या हुआ? The buyer elects to treat the breach of condition as one of that of warranty. तो अब उसने वारंटी की तरह किया, तो अब उसको क्या मिल सकते हैं? damages. So he can claim only the damages instead of reputation. बजाय कि वो शूज ना खरीदने के आपने क्या कहा कि इसका प्राइस क्या कर दो? कम कर दो. जनरली हम यही करते हैं. अगर कोई सूट आपको पसंद नहीं आता या उसमें थोड़ा सा जो सिप्पियां लगी होती है वो थोड़ी सी निकली होती है, तो आप क्या कहते हो? ओके मैं इसको कैंसिल नहीं करती, बट इसका प्राइस क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए. तो आपने क्या इलेक्ट किया? टू ट्रीट इट एज अ वारंटी. पहले केस में क्या था? हमने ऑल टुगेदर ही क्या कर दिया था? फेक आउट.
मतलब हमने कोई डैमेजेस नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा, हमने कहा चलो ओके है, हमारा आपस में रिलेशन ही ऐसा है कि हम ओके करते हैं। सेकंड केस में हमने क्या किया, उसमें हमने डैमेजेस मांगे बट हमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया। हियर द बायर हैज डिसाइडेड टू ट्रीट इट एज अ वारंटी। थर्ड क्या हो गया, अब थर्ड केस क्या कहता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वाज टू सप्लाई 100 kgs ऑफ राइस ऑफ अ स्पेसिफिक क्वालिटी। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, 60 kgs राइस सप्लाई किया, आपको क्वालिटी ठीक ही लग रही थी, नो डाउट आपकी डिस्क्रिप्शन की तरह नहीं थी बट आपको ठीक लगी, तो आपके पास 60 किलो आ गया, आपने यूज भी कर लिया, आपने ओके भी किया। अब बाकी 40 किलो के लिए अब आप उसको नहीं बोल सकते, चाहे 60 किलो के बाद आपको लगा नहीं यार अब नहीं, वैसे तो राइस की क्वालिटी इज कमिंग सेम, बट फिर भी आपको लगा नहीं यार मेरी डिस्क्रिप्शन जैसी नहीं है, तो आपने 60 किलो क्यों एक्सेप्ट किया। तो इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्वेरेबल, मतलब अगर वो सेपरेटेबल नहीं है, देन द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल और पार्ट देयरऑफ, तो बाकी को हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे अब वो क्या है, वारंटी है, वो क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, then next is the where the fulfillment of the condition or warranty is excused by the law। अगर ये इम्पॉसिबल ही हो जाए तो उस केस में तो किसी की भी गलती नहीं है, तो हम उसको कंडीशन को क्या मान लेंगे, वारंटी मान लेंगे, एंड यू कैन क्लेम द डैमेजेस। तो कौन कौन से 3 केसेस थे, 4 केसेस कौन कौन से थे, सबसे पहला क्या था, बायर क्या कर देता है, वेव कर देता है। सेकंड केस क्या था, वो क्या करता है, उसको डैमेजेस क्लेम कर लेता है। थर्ड केस क्या था कि इट वॉज नॉट सेपरेटेबल, वो सेपरेट नहीं हो सकता, एंड यू हैव एक्सेप्टेड सम पार्ट और होल ऑफ इट। और फोर्थ पॉइंट क्या था, इट बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू एनी कंडीशन। देन नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है और इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है। एक्सप्रेस क्या होती है, जो हमने एक्सप्रेसली बता दिया, और इंप्लाइड क्या होती है, बाया कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या एक्शन से या बिना बोले हमको ये समझ आ जाता है कि इट इज ऑटोमेटिकली अप्लाइड। ठीक है, सो व्हाट इज अ कंडीशन एंड वारंटी कैन बी ईदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज व्हिच आर एग्रीड between the parties at the time of the contract, and implied are those which are presumed by the law to be present in the contract। implied conditions कौन सी conditions होती है, जो automatically क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए, क्यों, बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। डन, आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या है, दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस विच आर इंप्लाइड। इंप्लाइड मतलब ये मान ली जाएंगी कि दीज आर इन द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ दे आर नॉट स्पेसिफाइड। सो वी हैव 7 कंडीशंस जो कि इंप्लाई होती हैं। सबसे पहली क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब क्या है, बायर हमेशा क्या मानता है कि उस गुड्स का ओनर कौन है, सेलर। अगर सेलर तुम्हें कोई माल बेच रहा है तो तुम क्या मानोगे कि ओनर इज द सेलर ओनली। अच्छा, सपोज करो उसने चोरी का माल लेके आया हो और उसने आपको चोरी का माल दे दिया, अगर ट्रू ओनर आ गया तो क्या होगा, आपको वो माल किसको देना पड़ेगा, ट्रू ओनर को, तो फिर आप उससे क्या क्लेम करोगे, डैमेजेस। ये क्या, ये कंडीशन उसमें लिखी गई थी क्या, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि ओनर सेलर होना चाहिए, क्या आज तक आपने देखा, नहीं। ये क्या होती है, एक इंप्लाइड कंडीशन होती है कि अगर कोई सामान बेच रहा है तो वो उसका क्या है, ट्रू ओनर। तो इट इज अ कंडीशन एज टू टाइटल इज ऑलवेज इंप्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। देन कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, अगर आपने एक डिस्क्रिप्शन दे दी तो उसके हिसाब से ही वो माल सप्लाई करेगा, अगर वो उसके हिसाब से माल सप्लाई नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कैंसिल होगा। इट्स ऑलवेज इंप्लाइड, राइट। देन सेल बाय सैंपल, सपोज करो उसने आपको क्या दिया, एक सैंपल दिया, तो बाकी के जो गुड सप्लाई करेगा, अगर आपको सैंपल दिया, सैंपल तो बहुत छोटा सा होता है, 1 किलो राइस का सैंपल दिया और बाद में आपको 100 किलो राइस सप्लाई करेगा, तो ये इंप्लाइड है ना कि उसकी क्वालिटी वो 1 किलो जो आपने हमें सैंपल दिया उसकी ही होनी चाहिए ऑफ 100 kgs, तो इट इज ऑलवेज इंप्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट गिव मी वन। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन।
तो जो आपने डिस्क्रिप्शन दी, जो आपने सैंपल दिखाया, उसी के हिसाब से क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी क्वांटिटी। फिफ्थ क्या आ गया, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो एक जो ऑर्डिनरी पर्सन जितनी क्वालिटी चाहता है उतनी क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने नो डाउट कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, फिर भी एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी तो हर बायर डिमांड करता है, तो उतनी तो उसमें होनी ही चाहिए। देन कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, ये हम पढ़ेंगे। देन कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये भी हम सिक्स्थ और सेवंथ कंडीशन वी विल रीड इट। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन एक बार रीड करो। Number first point is the condition as to title. In case of sale, he has the right to sell, and in case of agreement to sale, he will have the right to sell unless the contract to contrary. यहाँ पे he कौन है, seller. Seller के पास हमेशा क्या होता है, right to sell. So if the seller's title or ownership is defective, तो buyer को क्या करना पड़ेगा, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller. इसमें एग्जांपल क्या है कि अगर आपको किसी ने बाइक बेच दी, दैट वाज स्टोलन, सो ए ने क्या बेची आपको, बी को बाइक, बट वो बाइक का ट्रू ओनर नहीं था, ए हैज स्टोलन द बाइक। अब सी जो कि ट्रू ओनर था, जब वो बी के पास आएगा किसके लिए, बाइक मांगने के लिए, तो बी को क्या देनी पड़ेगी, वो बाइक को आगे सी को देना पड़ेगा, एंड देन ही कैन क्लेम द damages from A, right? Next, that is sale by description. There is an implied condition that the goods should correspond with the description. The rule is based on the principle, if you contract for the sale of peas, so you cannot contend the buyer to take the peas. ऑब्वियस सी बात है, आपने उसको कहा कि मेरे को पीस दे दो, अगर वो आपको बीन्स पकड़ा देगा तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि जो आपने मांगा वही सेलर को देना पड़ेगा। The buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with the description of the goods. अगर वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है तो you are not मतलब forced to buy the goods. Then if the goods are tendered do not correspond to the description, it will lead to a breach of the condition and you can check the goods whenever the buyer is able to inspect them or not. चाहे आप उसको इंस्पेक्ट कर पाए चाहे नहीं कर पाए, सपोज करो आपने, उसने क्या किया, आपको 10 किलो आपने मांगा था राइस, तो उसने क्या किया, 5 किलो तो राइस भेज दिया और साथ में 5 किलो की बोरियों में क्या भरा हुआ था, आटा भरा हुआ था, जो आपको पता ही नहीं है। घर जाके आपने खोला, वहां पे तो आपके पास टाइम नहीं था इंस्पेक्शन का, तो क्या आप बाद में उसको वापस कर सकते हो, यस, क्योंकि आपकी कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन क्या नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, एंड इट इज अ इंप्लाइड कंडीशन। डन। देन सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल क्या होता है, द बल्क, जो बल्क क्वांटिटी आएगी वो किसके हिसाब से होनी चाहिए, सैंपल के हिसाब से। अगर 1 किलो का सैंपल दिया गया था, तो अगर 100 किलो आ रहा है तो बल्क की क्वालिटी भी किसके जैसी होनी चाहिए, एज रिगार्ड्स टू द सैंपल। द बायर शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। अच्छा, उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी कि वो बल्क को किसके साथ कंपेयर कर पाए, सैंपल के साथ। The goods should be free from any hidden defect. अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका डिफेक्ट तुम्हें फर्स्ट डे पे नहीं पता होता, वो आफ्टर यूज ही पता लगता है, तो वो भी चीजें किस में आ जाएगी, एज अ कंडीशन टू सैंपल। देन merchantable and which should not be apparently visible on reasonable examination of the goods. मतलब वो डिफेक्ट ऐसा है कि उसने गुड्स को क्या बना दिया, अनमर्केंटेबल, मतलब उसको यूज ही नहीं आप कर सकते। देन इट वुड और इट इज नॉट विजिबल, मतलब ऑन द सरफेस वो ओके लग रहे हैं, बट डीप डाउन जब आप उसको यूज करोगे आपको पता लगेगा दैट आर डिफेक्टिव। तो उस केस में रीजनेबल एग्जामिनेशन से भी आप नहीं बता पाओगे। इन दैट केस जब आप यूज करके देखोगे अगर वो डिफेक्ट आता है, देन यू कैन रिटर्न द गुड्स। हाँ, डिफेक्टिव मशीन, ऑब्वियसली बात है, आपने मशीन लेके आए तो पहले तो ऑब्वियसली चेक करोगे, वैसे तो बायर का वो है, राइट भी है और साथ में उसकी ड्यूटी भी है कि वो मशीन को पहले चेक करे बिफोर टेकिंग टू द यूसेज। बट अगर कोई हिडन डिफेक्ट है जो सेलर को तो पता है बट उसने आपको नहीं बताया, तो इन दैट वेरी केस जब आपको वो हिडन डिफेक्ट पता लगेगा तब भी आप वापस कर सकते हो। इफ द डिफेक्ट्स आर लेटेंट, द बायर can avoid the contract, means the good should be free from any hidden. Then sale by sample as well as the description.
So the bulk should correspond to the sample as well as description. In case the goods correspond with the sample but not with the description or vice versa, then the buyer can repudiate the contract. तो ये implied conditions में हर एक में क्या होगा, you can repudiate and cancel out the contract. चलो next ये fifth point एक बार read करो. अब नेक्स्ट इज द कंडीशन एज रिगार्ड टू क्वालिटी. और ज्यादातर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें कोई भी ऐसी हम इम्प्लाइड कंडीशन रिगार्डिंग क्वालिटी और फिटनेस फॉर द गुड्स सोल्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पस हम नहीं डालते. हम जनरली क्या होता है, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्डिंग टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस. जनरली ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि जो गुड्स सेलर सोल्ड करेगा उसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी या फिर फिटनेस होनी चाहिए. तो जनरली क्या माना जाता है, देयर इज द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, मतलब लेट द बायर बिवेयर. मतलब जो बायर जब गुड्स परचेज कर रहा है तब वो क्या करे, एक ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करे और देखे क्या वो गुड्स उसके लिए सही है कि नहीं है. तो जनरली हम क्या मानेंगे कि बायर जब भी गुड्स परचेज कर रहा है वो उसकी क्वालिटी को चेक करके ही परचेज कर रहा है, इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है. दैट इज अ जनरल रूल. सो ऑर्डिनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन. बट अब यहां पे क्या आ गया, हाउएवर. हाउएवर का मतलब क्या है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इन दैट वेरी केस क्या माना जाएगा कि उसकी क्वालिटी की कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट में इज इम्प्लाइड. मतलब अगर वो उस क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड. अब क्या कंडीशंस है, however the reasonable fitness may be implied providing the following conditions are fulfilled. अब कौन सी कंडीशन, सबसे पहला, जब तुम शॉप पे गए तो तुमने सेलर को क्या बताया कि मेरे को जो शूज चाहिए ना वो मेरे को माउंटेन ट्रैकिंग के लिए चाहिए. तो आपने पर्पस बता दिया सेलर को. अब सेलर की क्या ड्यूटी है, वो आपको कौन से शूज दे जो माउंटेन ट्रैकिंग पे जा सके. सपोज करो वो आपको रनिंग शूज दे दे, तो इसमें सेलर की गलती है कि नहीं है. चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा बट फिर भी आपने उसको पर्पस बताया ना कि मेरे को शूज क्यों चाहिए, तो इन दैट वेरी केस द सेलर इज रिस्पांसिबल. सेकंड, द बायर अब किसके ऊपर रिलाई कर रहा है, किसकी स्किल के ऊपर रिप्लाई कर रहा है, सेलर की स्किल के ऊपर. द बायर रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर. तो तुमने अपनी जजमेंट नहीं लगाई, तुम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, सेलर के ऊपर. कई बार क्या होता है, तुम केमिस्ट शॉप पे जाते हो, तुम कहते हो आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है तो मेरे को एक हेडेक की मेडिसिन दे दो. तो इस केस में क्या उसको एक प्रॉपर क्वालिटी की हेडेक की मेडिसिन देनी चाहिए आपको, यस. अगर तो वो शेड्यूल एच ड्रग्स नहीं है, तुम्हें पता ना शेड्यूल एच ड्रग्स क्या होती है, कभी जो दवाई का पत्ता देखा उसके पीछे ना एक रेड कलर का मार्क बना होता है बहुत बोल्ड. अगर वो शेड्यूल एच है फिर तो केमिस्ट उसको नहीं ले सकता, ही हैज टू गिव ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन. बट अगर शेड्यूल एच या कोई भी शेड्यूल में मेंशन नहीं है तो दैट कैन बी गिवन बाय द केमिस्ट. तो अगर आपने उसके ऊपर रिलाई किया कि मेरे को हेडेक की मेडिसिन दे दो, तो अगर उसने हेडेक की मेडिसिन आपको दे दी तो इस केस में यू आर रिलाइंग ऑन हिज स्किल एंड जजमेंट. तो उसकी क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की. सो इन दैट वेरी केस ही इज रिस्पॉन्सिबल, और वो क्या है, एक इंप्लाइड कंडीशन. थर्ड, the goods must be of the description dealt by the seller whether he is a manufacturer or not. मतलब जो उसने डिस्क्रिप्शन दी कि हाँ ये ऐसी है वैसी है, क्योंकि अब आप उसके ऊपर रिलाई कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है चाहे नहीं है, फिर भी he is responsible. तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो क्या होगा, implied condition as to quality as well as service. अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, there the implied condition would not apply if the goods are sold under a trademark or patent name. इसका क्या मतलब है, अगर आप उसके पास गए, सपोज करो शूज देने, आपने कहा मेरे को प्यूमा के शूज दे दो, प्यूमा के शूज तो वैसे ही ट्रैकिंग के लिए मस्त है, तो उस केस में क्या हुआ, आपने क्या मांगा, एक स्पेसिफिक ब्रांड और ट्रेडमार्क. तो उस केस में अब सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. उसने अपनी तरफ से नहीं कोई ब्रांड निकाल के दिया, आपने एक स्पेसिफिक ब्रांड मांग लिया, तो इन दैट केस it will not apply because you are relying on the brand name. तुम्हें क्वालिटी, स्केचर्स का ब्रांड नेम ही है सर, कि अगर स्केचर्स है मतलब कंफर्टेबल है, तो यू आर रिलाइंग ऑन द ब्रांड नेम एंड नॉट ऑन द सेलर. इसमें सेलर की तो कोई गलती नहीं है, यू आर रिलाइंग ऑन देयर ब्रांड नेम. देन वेयर द गुड्स आर टू बी यूज्ड फॉर ओनली वन पर्पस, अगर एक ही पर्पस के लिए यूज होने हैं तो क्या तुम्हें बताने की जरूरत है वो पर्पस,
तो उस केस में तो बायर को पर्पस बताने की जरूरत ही नहीं है। सपोज करो आपने एक वाटर बॉटल खरीदी, आपने कहा कि वाटर बॉटल, ज्यादातर वाटर बॉटल किसके लिए होती है कि पानी या तो ठंडा रहे, या अगर हॉट वाटर बॉटल है तो उसमें पानी गर्म ही रहना चाहिए। अगर आपने कहा मेरे को हॉट वाटर बॉटल दे दो, तो उसमें क्या है, एक ही पर्पस है, तो अगर एक ही पर्पस है तो वो पर्पस सेटिस्फाई वो करनी चाहिए। देन जनरल रूल तो यही कहता है कि ड्यूटी किसकी है, बायर की, टू एग्जामिन द गुड्स थॉरली बिफोर ही बाइज टू सेटिस्फाई दैट द गुड्स आर सूटेबल फॉर हिज पर्पस। बट अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसकी क्वालिटी और फिटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंप्लाइड कंडीशन बन जाती है, देन सेलर आल्सो गेट्स रिस्पॉन्सिबल। डन। तो आज हम इसी से एंड करते हैं, राइट।